हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उन पर अटैक कर रहा होता है, जो कि देखते ही चार्लोट अपनी कानों को बंद करते हुए कह रही होती है ये फिर से अपना अटैक कर रहा है, जल्दी से अपने कानों को ढक लो नहीं तो तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे। तभी लूफी अपने जैन के ऊपर चढ़ते हुए कह रहा होता है जल्दी से इसे चुप कराओ, जो कि सुनते ही वो जो जैन होता है वो बहुत ही कस के एक जोरदार घुसा उस मॉन्स्टर पे मार देता है। उसी के साथ साथ वो उस मॉन्स्टर पर जोरदार भीम फेंकता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। एंड ये सब देखते हुए चार्लोट काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो कहती है हमारे बॉस तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया है, वो तो ग्रेट है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो जैन को जकड़ लेता है, लेकिन वो जैन भी कम नहीं, वो अपने फ्रीज अटैक का इस्तेमाल करता है और उसे बर्फ में तब्दील कर देता है, जो कि देखते ही लूफी उससे कह रहा होता है अब इसे वापस स्पेस में भेज दो। और इसे सुनते ही वो जैन उसे उस दरवाजे से फेंक देता है और लूफी अपने सिस्टम से कह रहा होता है एवेलॉन नैनोबॉट्स के जरिए तुरंत इस शिप के डैमेज को फिक्स कर दो जल्दी। उसी के साथ साथ वो जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है और लूफी नीचे उतरता है। चार्लोट कह रही होती है वाकई में ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। ये सब देखते हुए एरिन काफी ज्यादा हैरान होती है, वो अपने में कह रही होती है ये सन के सच में एवेलॉन के मेंटेनेंस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। लूफी कह रहा होता है हालांकि ये शिप खुद को मेंटेन करने में काबिल है, लेकिन ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को अलाउ नहीं करता और इसके साथ साथ इसके पास कोई भी ऑटो पायलटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए हमारी बाकी बची हुई जर्नी में मैं शिप को चलाऊंगा और तुम्हें सुरक्षित रूप से मार्स सिटी में वापस ले जाऊंगा। तो एरिन से कह रही होती है क्या तुम्हें पता भी है कि स्पेसशिप को कैसे चलाया जाता है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है जबकि तुम स्पेस में आए हो। तो लूफी कहता है कुछ समय के दौरान मैंने लूप से बचने की उम्मीद में स्पेसशिप चलाने की कोशिश की थी, लेकिन दुख की बात ये था कि ये एकदम बेकार था। वैसे भी अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए एरिन यहाँ से जाओ और थोड़ा आराम करो, मार्स में पहुँचने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। तो एरिन से कह रही होती है जन्म देने के अलावा क्या ऐसा कुछ और है जो कि ये सचमुच नहीं कर सकता, ये तो वाकई में कमाल का है। ग्रैंडपा को आखिर ये गॉडली पर्सन कहाँ से मिला था। और फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एलिस्टन को देखते हैं, जहाँ पे एलिस्टन किसी से कह रहा होता है मैंने पहले ही उस एस्ट्रॉइड को शिप की ओर भेज के तुम लोगों की मदद कर चुका हूँ और आगे जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कि सुनते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है हाँ हमारा सौदा पूरा हो चुका है, अवेकन इंडिविजुअल्स की आर्मी बनाने के लिए हम आपको पेमेंट के रूप में 1 मिलियन आर्टिफिशियली मेड अवेकनिंग पोशन को देंगे। तो एलिस्टन कह रहा होता है अच्छा है, और अगर तुम इस सौदेबाजी की अंतिम सीमा को पूरा नहीं करते तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये कहते वो सन की तरफ चले जाता है। दूसरी तरफ 3 दिनों तक वर्महोल के अंदर कूदने के बाद वो लोग फाइनली मार्स पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे वो मार्स स्पेस स्टेशन में चले जाते हैं, जहाँ पे एक आदमी एरिन से कह रही होती है लेडी एरिन हम आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो लूफी कहता है जैसा कि मैंने वादा किया था मैं तुम्हें यहाँ पे सुरक्षित रूप से ले आया। तो वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है उसकी लाइफ की रक्षा करने के लिए थैंक यू। लूफी कहता है मैंने बस वही किया जो कि मुझे करना था, शैडो एआई का डेवलपमेंट काउंट ये तुम पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ हम लिंगो को देखते हैं जो कि जुपिटर को देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है सिस्टर शायद इस बार आखिरकार मुझे ऐसे साथी मिल गए जिन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ और जिन पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ, और मेरी ये इच्छा है कि तुम भी उनसे मिलो। दूसरी तरफ एरिन कह रही होती है मैं अपना सब कुछ दूंगी और साथ मिलकर हम जरूर शैडोवर्ल्ड की दुनिया पर लास्ट डेट को खत्म करने का एक रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। और ये कहते हैं वो सपिंग से हाथ मिलाती है, जो कि देखते चार्लोट कह रही होती है आज मैंने सच में हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट मोमेंट देखा है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। और लूफी उसकी टीम जाने वाली होती है। चार्लोट कह रही होती है ग्रेट हमारा ये मिशन आखिरकार पूरा हो चुका है। तो ली शिजुन कहता है बॉस तो हम आगे क्या करने वाले हैं। लूफी कहता है हमारे मिशन को पूरा करने के थैंक्स के रूप में उन्होंने हमारी अर्थ पर वापसी की ट्रिप के लिए वीआईपी क्लास को अपग्रेड कर दिया है, उसी के साथ हमें अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी मिली है। तो अब ये पार्टी टाइम है, जो कि सुनते ही चार्लोट भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों नाचने लगते हैं, जो कि देखते ही ली शिजुन कहता है क्या ये दोनों जोकर तो नहीं है। और फिर उसके बाद स्पेस ट्रिप के 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुपिंग ब्रश कर रहा होता है। तभी उससे एरिन का एक मैसेज आता है, जहाँ पे वो उसे कह रही होती है लूफिंग शैडो एयर के कैलकुलेशन के बेस पे हमारी दुनिया में एक सिटी को निकलने वाली सबसे पहली शैडो वर्ल्ड एक वीक के अंदर दिखाई देगी। फिलहाल हम अभी भी इसके जनरल लोकेशन का पता नहीं लगा सकते, लेकिन एक बार जब मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये सुनते लूफिंग वो अपने मन में कह रहा होता है मैं जानता था कि शैडो वर्ल्ड हमारी दुनिया पर आक्रमण करने वाली है, बट ये मेरी सोच से कई ज्यादा तेजी से हुआ। जैसे कि हम सभी जानते हैं तब से शैडो गेट के इमरजेंस में काउंटलेस अवेकन लोग पैदा हुए थे और वो सभी पावरफुल बनने के लिए शैडो वर्ल्ड में रेड मारने के लिए जाएंगे और ये जरूर होगा। तो इसीलिए शैडो वर्ल्ड भी हमारी दुनिया पे हमला करेगा और ये सटीक होने के लिए शैडो वर्ल्ड से मॉन्स्टर्स तेजी से गेट के जरिए हमारी दुनिया में एंटर करेंगे, जो कि हमारी दुनिया को सबसे बड़े डिस्ट्रक्शन में ले जाने वाला है। तो इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेवल अप करना होगा। और ये कहते हुए वो अपने स्टैट्स को ओपन करता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसका जो लेवल होता है वो 36 होता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है जिन दुश्मन का हम सामना करेंगे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे और जिंदा रहने के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी यह है कि मुझे एक ट्रीजर को ऑब्टेन करने की जरूरत है, जो कि ग्रेटली मेरे डिफेंस के पावर को बढ़ा दे, जिससे कि मेरी सर्वाइवल चांस वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलो देखते हैं कि शैडो वर्ल्ड में हमें जाना चाहिए। और ये कहते ही वो अपने सिस्टम में देखने लगता है और कहता है तो चलो इस वाले में चलते हैं। और ये कहते हैं उस पर क्लिक करता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमें एक स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी तेजी से
आनिया की गाड़ी आती है और वो काफी तेजी से बाहर उतरती है। तभी वो चिल्लाते हुए कह रही होती है सोना बंद करो और जल्दी से इस कार से उतर जाओ। तभी हम देखते हैं कि अंदर से लुफिंग बाहर निकलता है और कहता है क्या हम यहाँ पे आ चुके हैं, और हम देखते हैं कि उसकी जो आंखें होती है वो काली पड़ चुकी होती है, जिसे देखते हुए बाकी के लोग कह रहे होते हैं तो क्या ये वो लेजेंडरी व्हाइट ऑय है। इसके बारे में बाकी से भी लोग बात करते हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने सुना है कि वो पहले हमारी गॉडेस लुओ के साथ डेट पे गया था और वो इस मिशन में आने के लिए इस लेडी टाइकून से कांटेक्ट कर रही है, यहाँ तक कि उससे अपनी अलार्म वॉच मांगने पर भी ये लड़का बहुत ही सीरियसली बड़बड़ा रहा है। तभी लुफिंग उन सभी को देखते हुए कह रहा होता है आखिर ये सभी हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। आनिया कहती है बेशक तुम ही वजह हो और तुम मुझे शैडो वर्ल्ड में ले जाने की जिद कर रहे हो, तुम्हारे वजह से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग को रद्द करनी पड़ी। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है मैंने सुना कि ये वो गिल्ड है जिसने एस रैंक कैटास्ट्रोफ आइस एंड फायर सिटी को सर्वाइव किया था, जबकि ये लड़का काफी ज्यादा यूजलेस है, लेकिन उसके बगल वाली जो लड़की है वो इनक्रेडिबल होनी चाहिए। लेकिन ये लोग यहाँ पे एक ऐसे शेड्यूल में क्यों आए हैं जिसका रैंक डी है। तो वो लड़की कह रही होती है ये तो भगवान ही जाने। वैसे चलो शेड्यूल में चलते हैं, वो ओपन हो रहा है और वैसे वो जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। आनिया अंदर जाते हुए कह रही होती है मैं समझती हूँ कि डी रैंक के शेड्यूल में अकेले जाना ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बोरिंग होगा, लेकिन आखिर तुम मुझे इसमें क्यों लेके आए हो जो कि हमेशा से ही बिजी रहता है। तो लुफिंग कहता है अरे लड़की शांत हो जाओ, ये दुनिया किसी भी पल खत्म हो सकती है, तो इतने सारी मीटिंग का क्या मतलब है, तुम्हें इतने भी ज्यादा बिजी नहीं होना चाहिए। चलो अंदर जाके बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, वैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे किस लिए लाया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अंदर कुछ नया दिखाना चाहता हूँ। तो चलो अंदर चलते हैं। और ये कहते सभी उसमें एंटर करते हैं और ये डी रैंक का शैडो वर्ल्ड एक एलियन रूइंस होता है। यहाँ पे जाते सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर ये कैसा प्लेस है। तभी वहाँ पे एक लड़की कहती है मैं जानता हूँ इसकी डिफिकल्टी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले रेतीले तूफान ये खतरनाक हो सकते हैं और हमें बस उस नॉर्थ साइड में जो शिप है उसकी ओर जाने की जरूरत है और किसी भी तरह कल दोपहर तक रहने की जरूरत है। फिर कल दोपहर बाद वो जो बॉस होगा वो बाहर निकलेगा और उस सन की वजह से वो बॉस मारा जाएगा। तो यहाँ से चले इससे पहले कि रेत का तूफान हमें जिंदा दफन कर दे। तभी वहाँ के दूसरे लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है हम किसके इंतजार कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जिंदा दफन नहीं होना चाहता, तो चलो भागते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है चलो जल्दी चलो। ये देखने के बाद आने लुफिंग से कह रही होती है क्या हम उनका पीछा करने नहीं जा रहे हैं। तो लुफिंग कहता है बिल्कुल नहीं, यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। और ये कहते हुए एक फड़ुआ निकालता है और कहता है ये लो और काम पे लग जाओ। जो की देखती आने से कह रही होती है क्या तुम मुझे यहाँ पे ये करने के लिए लेके आए हो, क्या मैं यहाँ पे मिट्टी खोदने वाली हूँ। लुफिंग उससे कहता है मुझे अपने सिर से उस आइटम की लोकेशन को कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे लेबर का काम करना होगा और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक ए रैंक का पोशन दूंगा, हार्ट ऑफ द फिस्ट किंग। जो कि सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसकी तलाश कर रही हूँ। कार है तुमने मुझे फिर से परेशानी में डाल दिया। और फिर कुछ समय बाद लुफिंग उस शिप में जाके बैठ जाता है और कहता है अगला पॉइंट 10 बजे 100 मीटर की डायरेक्शन पे है। तो आनिया मिट्टी खोदते हुए कह रही होती है तुम कमीने तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं बहुत टाइम से ये करते जा रही हूँ और मिट्टी खोदते जा रही हूँ और तुम बस डायरेक्शन बता रहे हो, ऐसा कैसे। तो लुफिंग कह रहा होता है शिकायत करना बंद करो, मैं कुछ जरूरी चीज सोच रहा हूँ और वैसे भी तुम अपनी फिजिकल वर्क कर रहे हो तो इसलिए हार्ड वर्क करते जाओ। तो आनिया कह रही होती है मैं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैंने अपने जिम इक्विपमेंट और अपने बॉडी पर जितना टाइम और जितना पैसा खर्च किया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए इस रेत को खोदूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे रेतीले दानव यानी कि ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये देखते ही आनिया काफी हैरान होती है और कहती है आखिर ये चीजें क्या है। एंड ये जो मॉन्स्टर होते हैं ये रेबो ज़ॉम्बीज होते हैं और ये जगह ये पहले बहुत ही टेक्नोलॉजी वाली एडवांस्ड वर्ल्ड थी, लेकिन एक ग्रेट वार के बाद ये जगह एक बंजर रेगिस्तान में बदल गई और ये जो मॉन्स्टर है ये यही के निवासी थे और म्यूटेशन की वजह से ये इस तरह बदल गए। तो आनिया कहती है मेरे चारों ओर ये मॉन्स्टर बढ़ रहे हैं, क्या मुझे अभी भी खुदाई करना चाहिए। तो लुफिंग उससे कह रहा होता है मत रुको, खुदाई करना जारी रखो, मैं इन ज़ॉम्बी को देखता हूँ। और ये कहते हैं वो शिप को उड़ा रहा होता है और इसके साथ साथ वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। जो कि देखती आनिया उससे कह रही होती है तो तुम इन सारे रेडिकुलस टूल्स को लेके प्रिपेयर्ड थे और इस पॉइंट पर अगर तुम कहो कि तुम फ्यूचर से आए हो तो अभी मैं तुम पर यकीन कर लूंगी। तो लुफिंग उससे कह रहा होता है बातचीत पर ध्यान दो लेकिन टाइम बर्बाद मत करो और खोदना जारी रखो, अगला लोकेशन 4 बजे 500 मीटर की ओर है। जो कि सुनते आनिया उससे कह रही होती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे कैसे परेशान करना है सिर्फ यही तुम जानते हो, फिर कब तक मुझे ये खोदना है। और ये कहते वो काफी ज्यादा थक गई होती है लेकिन लुफिंग उसे कुछ भी नहीं कह रहा होता है। जो कि देखते ही वो कहती है अरे तुम मुझे जवाब तो दो, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो लुफिंग। तभी अचानक लुफिंग उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है जिस तरह तुम मुझे इतने प्यार से बुला रहे हो क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी। ये सुनते ही वो काफी हैरान होती है और उससे कहती है क्या मैं तुम जैसे परवर्ट इंसान को याद करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैसे तुम अभी मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। तो लुफिंग कह रहा होता है ये कुछ भी नहीं था, मैं बस एक झपकी ले रहा था और कुछ नहीं। तो आनिया कहती है तुम कमीने। लुफिंग उससे कहता है ठीक है सॉरी, इतनी देर तक खुदाई करवाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं सच में तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। तो अब हम अपना अगला कदम शुरू कर सकते हैं। तो आनिया कहती है तो अगला कदम क्या होने वाला है। तो लुफिंग कहता है वो आ गया और वो जो स्पेसशिप होता है वो उनके पास आ जाता है। आनिया कहती है आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि
वहाँ पे उन्हीं की तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं, जो कि देखते ही आनिया घबराते हुए कह रही होती है, क्या तुम उन सभी को यहाँ पे लेके आए? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या तुम अपने दिमाग को घर पे छोड़ के आए हो? तभी वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और उस रेगिस्तान के नीचे से एक बड़ा सा स्पेसशिप निकलता है, जो कि देखते ही आनिया कह रही होती है, ये क्या है? तो क्या तुम पहले से जानते थे कि इस रेगिस्तान के नीचे एक स्पेसशिप है? लुफिंग कहता है, इसी वजह से तो मैं तुम्हें खुदाई करने के लिए कह रहा था। और तभी वो जो धरती होती है वो हिलने लगती है और एक बड़ा सा रेतीला दाना उनके सामने आ जाता है और ये यहाँ का बॉस होता है, जो कि देखते ही आनिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है, आखिर ये चीज क्या है? लुफिंग कहता है, ये शैडो वर्ल्ड का बॉस है, हमें नीचे उतरना चाहिए, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये कहते वो दोनों उस स्पेसशिप पे जाने लगते हैं, जहाँ पे आनिया कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? हम स्पेंटर क्यों नहीं करते? तभी लुफिंग एक बॉल को नीचे फेंकता है और कहता है, संभाल के नीचे उतरना। और वो जो बॉल होती है वो नीचे एक पोर्टल खोल देती है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे जा गिरते हैं। जहाँ पे लुफिंग कह रहा होता है, हम इस स्पेसशिप के काफी नीचे उतर गए हैं, वैसे कब तक तुम मेरे ऊपर ऐसे बैठी रहोगी? ये सुनते आनिया वहाँ से उठते हुए से कह रही होती है, ठीक है, वैसे तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो? तो लुफिंग कहता है, एक आर्मर का सेट जो कि लेवल X बैटल सूट है। आनिया कहते हैं, ये तो एक हेवनली ग्रेडेड है। तो लुफिंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, अब तक के कॉमन नॉलेज के अकॉर्डिंग शैडो वर्ल्ड्स 3 टाइप के होते हैं, एक जो कि एंडलेस है और एक जो कि बार बार आता है। उसी के साथ साथ एक और हिडन शैडो वर्ल्ड है, जो केवल एक ही बार दिखाई देती है, लेकिन एक सीमित दुनिया भी है जिसमें ये सीमित संख्या में दिखाई देते हैं। और हम अभी जिन खंडर में है वो सिर्फ 3 बार दिखाई देंगे, जैसे कि पहले भी 2 बार सामने आ चुका है, तो ये इसका आखिरी बार होगा। बहुत से पहले एक ड्राउन आउट वॉर यहाँ पे टूट गया था और ह्यूमैनिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच लड़ाई हुई थी, और जो ह्यूमन डिसएडवांटेज में थे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ने के लिए एक जनरेशनल बैटल सूट बनाया था, लेकिन जैसे इसे भेजा गया था वैसे ये बंद हो गया था और ये उन मशीन्स को हराने में काबिल नहीं था। इंसानों के खिलाफ और कोई चारा नहीं थी और आखिरी में न्यूक्लियर वेपन का यूज करने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। और ऐसे में ये वार सूट कब इस रेगिस्तान के नीचे दफनाया गया था ये तो भगवान ही जाने। तो हम लोग आ चुके हैं इसके सामने और हम देखते हैं कि उनके सामने एक छोटा सा क्यूब होता है, जो कि देखते आनिया कह रही होती है, आखिर ये बैटल सूट इस तरह का क्यों दिख रहा है? लुफिंग उसे पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि इसके खुद के डिफेंस सिस्टम है और कोई भी इंसान सिर्फ इसके क्यूब सीक्वेंस को जानकर ही एक्टिवेट कर सकता है। और ये कहते हैं वो उसे एक्टिवेट कर देता है। उसी के साथ साथ वो जो क्यूब होता है उसमें वो स्पेसशिप टूट टूट के जुड़ने लगते हैं और उसी के साथ साथ वो एक सूट में बदल जाता है, जो कि देखते आनिया कह रही होती है, तो ये एंटायर स्पेसशिप एक बैटल सूट का हिस्सा था। और उसी के साथ साथ लुफिंग को एक SSS रैंक का फुल्ली अडेप्टेड बैटल सूट वेंटोरियस मिल चुका होता है, जहाँ पे वो अभी भी डीएक्टिवेट होती है, जो कि देखते आनिया कहती है, ये बैटल सूट तो इनक्रेडिबल है, तो क्या पिछले 2 इंसान ने इसे अपने हाथ ले लिया? लुफिंग कहता है, एक हाथ जो कि इसे पाने में कामयाब रहा, लेकिन उसने जो लिया था वो बेकार था। इस बैटल सूट की पावर को लीश करने के लिए हमें ओरिजिनल कोर की जरूरत होगी, जो कि इस शैडो वर्ल्ड के बॉस के पास है, और वो बॉस भी उनकी तरफ बढ़ता है। आनिया कह रही होती है, ये तो यहीं पर ही है, लेकिन ये बॉस काफी ज्यादा खतरनाक है। रेत का तूफान सचमुच जहाँ भी जाता है तो वो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को निगल लेता है। हमें जल्दी यहाँ से भागने की जरूरत है, जबकि हम बच सकते हैं। तो लुफिंग अपने सिस्टम को ओपन करता है और कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते वो वहाँ पे एक छोटा सा सन समन करता है, जो कि उस पूरे के पूरे बॉस को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है। लुफिंग कह रहा होता है, ये सोलर फर्नेस जिसे मैंने अपोलो शिप से चुराया था, इसमें सूरज के बराबर एनर्जी है, लेकिन इसे इफेक्ट होने से पहले काफी ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। आनिया उसे कह रही होती, तो इसीलिए तुम लापता हो गए थे, तुम्हें यही सेटअप करना था, है ना? ये सब देख के दूसरे अवेकनर कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है? आधी रात को ये सूरज यहाँ पे क्या कर रहा है? और वो जो सोलर फर्नेस होता है वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है। उसी के साथ साथ वो एक छोटा सा पिरामिड में बदल जाता है, यानी कि वो एक छोटा सा आर्क रिएक्टर होता है, जिसे लुफिंग अपने सूट पे लगा लेता है और उसे पहन लेता है, जिसे देखते हुए आनिया कह रही होती है, ये वाकई में काफी ज्यादा कूल लग रही है। लुफिंग कहता है, ये फर्नेस एक्सप्लोर होने वाला है, इससे पहले कि हम खुद इसके चपेट में आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा और हमें जल्दी से रियल वर्ल्ड में वापस लौटने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऑपरेशन है जो की मेरा इंतजार कर रहे हैं। और ये कहते वो अपने सूट को एक गाड़ी में बदल लेता है। उसी के साथ साथ वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है एंड ये जो फाइनल बॉस होता है ये मारा जाता है और लुफिंग और आनिया उस गाड़ी में निकल गए होते हैं। और फिर हमें एक वीक के बाद द इंटरनेशनल जायंट टावर कॉन्वेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एनुअल सो इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस वेन्यू हो रहा होता है। वहाँ पे एक लेडी लू याओ से कह रही होती है, लू याओ आराम करो, मैं मेडिकल एक्सपर्ट फैमिली से आती हूँ, हालांकि 2 टिकट दिलाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे है और ये हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो लू याओ काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, ये सचमुच हम में से उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो की मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तो कमाल का है। तभी वो लेडी कह रही होती है, देखो तुम्हारे आइडल उनका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि डॉक्टर ब्रिथा होती है और ये जॉन किंग हॉस्पिटल के न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होते हैं और उसी के साथ साथ एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के मेडिकल लेक्चरर भी है। उसी के साथ साथ ये एक एक्सीलेंट डॉक्टरल सुपरवाइजर भी है और 10 साल पहले डॉक्टर डीन रोजन ने उसके हाथों को गॉडेस का हाथ माना था। ये सब देखते ही लू काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो कहती है, ये वो इंसान है जिसकी तरह मैं एक दिन बनना चाहती हूँ और ये मेरे फोन के वॉलपेपर में भी है, लेकिन दुख की बात ये है कि वो हमें यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज करने के लिए नहीं देती है, इसीलिए कोई भी इसकी फोटो
फोटो क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। तभी वो जो लेडी होती है वो उससे कह रही होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर एल इस इवेंट में प्रेजेंट होने वाले हैं। उन्होंने पहले ही खुद को मीडिया के सामने नहीं दिखाया है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज करने पर पाबंदी लगा दिया गया। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजर्स के जरिए जो दिखाया गया वीडियो है उसमें भी डॉक्टर के चेहरे को सेंसर कर दिया गया है। तो लुओ याओ कह रही होती है क्या सच में ये डॉक्टर एल तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तो वो दूसरी लड़की कह रही होती है तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा कि जब सिटी में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से सैकड़ों लोग सीरियसली घायल हो गए थे और एआई की मदद से उन्होंने एक ही समय में 74 स्टूडेंट्स का ऑपरेशन कर दिया था जो कि बहुत ही सीरियसली घायल थे। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद किसी को भी उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता। वो हाल ही में मेडिकल वर्ल्ड में सामने आया है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करता है। सिर्फ इस थोड़े से समय में ही उसने गॉड्स के हाथों को पा लिया। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनका मेन प्रोफेशन वो डॉक्टर नहीं है। सच में ये आदमी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जो कि सुनते ही लुओ याओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और कहती है इसमें डॉक्टर एल भी शामिल है जो कि मुझे मेडिकल साइंस फील्ड में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो वो लेडी कह रही होती है लेकिन पर्सिंग मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत है। और यहाँ तक बात करें तुम्हारे लफेंगे भाई की लुफिंग, वो तो कुछ भी नहीं करता। उसी के साथ साथ उसके पास कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं है। आखिर वो तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा और वो तुम्हारे ड्रीम को पूरा कैसे करेगा। तो लुओ याओ उससे कह रही होती है मेरा ब्रदर सच में हार्ड वर्क कर रहा है, वो ऐसा नहीं है। तो वो लेडी कह रही होती है मुझे पता है, लेकिन आखिर पार्ट टाइम जॉब करके कितना कमाया जा सकता है। उसके जगह पे उसने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम क्यों नहीं किया। ये उसके लिए एक स्टेबल जॉब होती और उसके लिए एक डिसेंट सैलरी में मिल जाती। तो लुओ याओ कह रही होती है उसके बारे में मुझे अपने भाई से बात करनी होगी। तभी लुफिंग वहाँ पे आते हुए उससे कह रहा होता है क्या आखिर तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो। जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कहती है ब्रदर आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो। जो कि देखते वो लेडी कहती है हाय लुफिंग, तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं क्या तुम इस इवेंट में काम करने वाले हो। तो लुफिंग कहता है नहीं। तो वो लेडी कहती है हाँ ये ठीक है, तुम्हें सच में इसके बारे में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तनख्वाह काफी ज्यादा कम है। तुम देखो मेरे पास एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो लुफिंग कहता है थैंक्स, लेकिन बाद में फिर मिलेंगे, मुझे कुछ वर्ड्स कहने के लिए मंच पर जाना होगा क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इस इवेंट का उद्घाटन करूं। जो कि सुनते ही लुओ याओ गुस्सा होते हुए से कह रही होती ब्रदर तुम्हारी नौकरी कहाँ तक जा सकती है, इसकी भी एक लिमिट है। क्या तुम जानते हो कि इस प्रोफेशन की मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। क्या तुम सच में इसका मजाक उड़ा रहे हो। ये सचमुच में एक हेवन का जैसा है। तो वो लेडी कह रही होती है लुफिंग यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड भी ये स्पीच देने के क्वालिफिकेशन नहीं है और तुम कहते हो कि तुम इस इवेंट का उद्घाटन करोगे। आखिर ये कैसा मजाक है। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल जंग का डायरेक्टर यांग सुनवेन वो वहाँ पे आता है और कहता है तियान तियान आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जो कि सुनते ही वो जो तियान तियान होती है वो उठ जाती है और उससे कह रही होती है डैडी आप बिल्कुल ठीक समय पर आ गए हो। मैं लुओ याओ के भाई को इस हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड के जॉब पे रखने के बारे में सोच रही थी। जो कि सुनते ही सुनवेन वो काफी ज्यादा होते हैं और लुफिंग के सामने घुटने टेक देते हैं। वो कह रहे होते हैं डॉक्टर हेल आखिरकार आप यहाँ पे आ ही गए, आज मैं आपसे आखिरकार मिल ही गया। और ये कहते वो रो रहे होते हैं अगर आप हायर मिलिट्री अथॉरिटीज में से किसी एक के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं और उस ब्रेन ट्यूमर के मामले में काम नहीं कर रहे होते तो हमारे ये सन मेडिकल ग्रुप ये खत्म हो चुका होता। लेकिन आप उस ऑपरेशन के तुरंत बाद चले गए थे, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। और ये कहते वो रो रहा होता है। जो कि देखते तियान तियान और लुओ याओ दोनों ही काफी ज्यादा होते हैं। लुओ कह रही होती है क्या मेरा भाई और डॉक्टर एल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लुफिंग उस आदमी से कहता है मुझे बस उस एबनॉर्मल मेडिकल केस में दिलचस्पी थी और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ये सन फैमिली ये कितने में खतरे में क्यों ना हो या फिर ऐसा कुछ भी हो। तो इसलिए तुम्हें सच में मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले ही मेरी ऑपरेटिंग फीस का पे कर चुके हो और तुम्हारे सन फैमिली को मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है, तो इसलिए थैंक यू मत कहो। तभी वहाँ पे डॉक्टर बैठता आते हुए लुफिंग से कह रही होती है प्रोफेसर एल आप तो मेरे आइडल है, क्या आप मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं प्लीज। मैंने आपके ऑपरेशन की सभी रिकॉर्डिंग को देखी और वो काफी ज्यादा बढ़िया था, क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर मुझे मिल सकता है। ये सुनते लुफिंग काफी ज्यादा परेशान होता है और उससे कहता है नहीं मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी डॉक्टर एल को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि डॉक्टर एल क्या आप मंच पर आ सकते हैं, अपने 2 शब्दों से क्या इस इवेंट की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो लुफिंग उस स्टेज पे जाते हुए लुओ याओ से कह रहा होता है मैं भी स्टेज पे जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कुछ कहना है तो इसके बारे में घर जाके बात करेंगे। जो कि सुनते ही डॉक्टर बैठा काफी ज्यादा होती है और वो लुओ याओ के पास आ जाती है, उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है प्लीज मैं तुमसे विनती करती हूँ प्रोफेसर एल की बहन तुम्हारे पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, तो प्लीज तुम मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। जो कि सुनते ही लुओ याओ से कह रही होती है ऐसा मत करो, तुम मेरे आइडल हो, मैं कई सालों से ऐसे ब्रिलियंट डॉक्टर होने के लिए बस तुम्हें ही देखती रही। एंड ये सब देखते ही तियान तियान काफी ज्यादा होती है और वो कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है और मैं उसे अपने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड बनाना चाहती थी, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दूसरी तरफ लुफिंग वो स्टेज पे चढ़ जाता है और कह रहा होता है आज मेरा यहाँ पे प्रेजेंट होना ये सम्मान की बात है। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं डॉक्टर क्यों बना, तो क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में तुम में से कई लोग जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। तो इसका रीजन यह है कि एक दिन मैं पर्सनली अपने बहन का ऑपरेशन कर सकूं और यही एक मात्र वजह थी। मेरी छोटी सिस्टर लुओ याओ अपने इस बेकार से भाई का हमेशा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। और वो जो लाइट होती है वो लुओ याओ पर पड़ती है, जो कि देखते लुओ याओ काफी ज्यादा होती है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुफिंग वहाँ से जान लगता है और कहता है एक बार जब मेरी बहन थोड़ी
थोड़ी और फिजियोथेरेपी से गुजर जाएगी तो प्रोबेबली वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगी। ये कितना ज्यादा बेकार है, लगातार 5 सर्जरी करने के बाद मुझे इस इवेंट में आना पड़ा। एक डॉक्टर का लाइफ तो अवेकनर से भी काफी ज्यादा हार्ड होता है, ये कितना ज्यादा थका देने वाला है। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि देखते ही वो अपने फोन को चेक करने लगता है, जहाँ पे एरेन से कह रही होती है लुफिंग फर्स्ट शैडो वर्ल्ड इन्वेजन के कोऑर्डिनेट और टाइम को कैलकुलेट कर लिया गया है। उसकी लोकेशन टोक्यो जापान है और ये जो टाइम है ये 24 घंटे के अंदर होने वाला है। जो कि देखते ही लुफिंग काफी साधारण होता है और कहता है ये ईमेल तो बहुत समय पहले का है, मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा। और ये कहते ही वो तातो को कॉल लगा रहा होता है और अपने में कह रहा होता है आई होप कि तातो फोन उठा ले। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ये जो नंबर है ये उपलब्ध में नहीं है। तभी उसकी नजर एक न्यूज पे पड़ती है और वो कह रही होती है कि 5 मिनट पहले जापान से एक रिपोर्ट मिली है, टोक्यो में एक शैडो वर्ल्ड गेट अपीयर्ड हुआ है। जो कि सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं, वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। वो रिपोर्ट कह रही होती है काउंटलेस मॉन्स्टर उस गेट से बाहर आ गए हैं और टोक्यो में तबाही फैला रहे हैं। और ये पहली बार है जब शैडो वर्ल्ड ने हमारे इस रियल वर्ल्ड में हमला किया और हम देखते हैं कि उस गेट से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं और वो सभी रियल वर्ल्ड में आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ लुफिंग वो कहता है टोक्यो का गिरना ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ताओ ताओ तुम मेरा वेट करो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगा ही है तो प्लीज लाइक कर देना और इस वीडियो का लाइक रखते हैं 2K, तो फटाफट जल्दी से कर दो। वैसे मैं एक दिन में 2 बड़े-बड़े वीडियोस तो नहीं बना सकता, तो इसलिए एक दिन में एक वीडियो से काम चला लो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।